नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम इतिहास का छठा लेसन जो है 1945 के बाद का विश्व वो पढ़ेंगे। हम आगे वैश्विक दो बड़ी घटनाएं जो हुई विश्व युद्ध उसके बारे में पढ़ चुके कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। अभी ये दोनों युद्ध होता है तो विनाशी होता है। पूरे विश्व के देशों की जो आर्थिक सामाजिक राजकीय परिस्थिति है वो क्षत विक्षत हो जाती है और विकास के सारे काम रुक जाते हैं और अशांति और असुरक्षा का माहौल हो जाता है। अभी ये द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ और उस युद्ध के बाद विश्व के देशों की परिस्थिति को सामान्य करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कार्य किया और संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत फिर से स्थापना होती है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। उसके बाद विश्व में किस तरह की परिस्थिति, विश्व के देश एक दूसरे के साथ किस तरह के संबंध रखते हैं वो इस लेसन में हम देखेंगे। कि हम देखें कि प्राचीन काल से हमारा देश है वो विश्व के देशों के साथ विश्व भर में लड़े गए असंख्य युद्धों के विवरण से इतिहास के पृष्ठ पर भरे पड़े हैं और फिर भी इन युद्धों में सदा अविस्मरणीय वैश्विक प्रभाव रखने वाले युद्धों में अधिकांश आधुनिक युग के दो महायुद्ध जो अभी मैंने बताया उनका समावेश किया। ये बहुत सारे युद्ध भारत का भी अन्य देशों के साथ हुआ और विश्व के देशों का अन्य देशों के साथ हुआ। उसमें जो मुख्य दो युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना 10 अक्टूबर 1924 में की गई थी। लेकिन तभी वो राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित नहीं कर पाया और उसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। यानी प्रथम जो सबसे पहले जो राष्ट्र संघ की स्थापना 1924 में हुई थी वो अपना काम बराबर नहीं कर पाया, तो उसके कारण वो राष्ट्र संघ पर अपनी सीमाओं और कारण निष्फल हो गया और इसी सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अभी द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो हताश मनोदशा और भयंकर मानव जाति को शांति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयासों की पुनः एक बार आवश्यकता समझाई और ज़रूरियात भी खड़ी हुई और परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के दिन हुई, जो अभी भी ये संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको UN यूनाइटेड नेशंस कहते वो आज भी कार्य। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 के दिन हुई थी, पर वो विश्व में शांति स्थापित करने में असफल रहा। उसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से शांति और सुरक्षा स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के दिन हुई और जिसका कार्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दस्तावेज मतलब उसका उद्देश्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज का आरंभ प्रस्तावना से होता है और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताए गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है वो अभी हम देखेंगे। जो हम आगे पढ़े वो राष्ट्र संघ के उद्देश्य पढ़े थे, अभी हम जो देख रहे हैं वो संयुक्त राष्ट्र जिसको UN यूनाइटेड नेशंस कहते हैं और उसके उद्देश्य जो 1945 में हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति स्थापित करना, उसके लिए शांति में जो अवरोधक तत्व है उनको रोकना और दूर करना, और कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, युद्ध करता है या शांति भंग करने का कार्य करता है तो उसको दबा देने के लिए प्रभावकारी सामूहिक कदम उठाना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सभी देश मिलकर वो देश को दबाने की कोशिश करते हैं और हर एक अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का शांतिपूर्ण उपायों द्वारा हल निकालना। विश्व के कोई भी देश का या दूसरे देश के साथ कोई मतभेद है, झगड़ा है तो शांतिपूर्वक उसका समाधान करना है। अभी दूसरा उद्देश्य आत्मनिर्णय
तथा समान अधिकार के आधार पर राष्ट्र राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने तथा विश्व शांति बनाने के लिए सभी उचित कदम उठाना है। आत्मनिर्णय यानी सब निर्णय खुद ले सके और सबको समान अधिकार मिले। इसके कारण एक देश के दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना ये, और उसके लिए जो बने वो प्रयत्न करना दूसरा उद्देश्य है। अभी आगे तीसरा उद्देश्य कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवतावादी समस्याओं का निराकरण लाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, कि आर्थिक यानी धंधा व्यवसाय से एक दूसरे देश के साथ आयात निर्यात करना, सामाजिक एक दूसरे के जो रीति रिवाज है, उत्सव है, संस्कृति है वो अपनाना, या मानवता की नादी कोई देश पर कोई संकट मुसीबत आता है प्राकृतिक हो या मानव सर्जित, तभी एक दूसरे की मदद करना, उनकी समस्या के निवारण में भी मदद करना, वो सब में अंतर्राष्ट्रीय यानी सभी देशों का सहयोग प्राप्त करना, यानी मुसीबत कोई एक देश की हो पर सभी देश उसमें मदद करें। उसमें जाति, भाषा, लिंग या धार्मिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत स्वतंत्रता हो या मानव अधिकारों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना। भी उसी में सभी देशों के धर्म अलग अलग होते हैं, भाषा भी अलग अलग होती है, जाति अलग अलग होती है, तो उसके भेदभाव के बिना मानव अधिकार सबको मिले उसके लिए आदर भाव उत्पन्न करना है। और इन समान ध्येयों के सिद्ध करने के लिए कार्य करने वाले राष्ट्रों के बीच संवादिता लाने वाली केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करना। अभी ये सब काम करना है तो उसके लिए कोई एक मध्यस्थी होना चाहिए, और मध्यस्थ केंद्रीय संस्था, तो वो केंद्रीय संस्था में ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो सभी देशों को एक सूत्रता में और संकलन साध कर कार्य करता है। तो इस तरह दस्तावेजों में से प्रमाणित होता है कि युद्ध को तिलांजलि और चिर शांति की झंखना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य ध्येय, यानी युद्ध कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध न करे और पूरे विश्व में लंबे समय तक चिर शांति यानी लंबे समय तक शांति बनी रहे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। अभी हम देखेंगे कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो हो गई 1945 के बाद, और उसके बाद 1945 और 62 के बीच विश्व के देशों के बीच कैसी परिस्थिति रही, वो उसको बोलते हैं शीत युद्ध। तो उसके कारण क्या है और परिणाम वो देखेंगे। शीत युद्ध यानी ठंडा युद्ध, यानी युद्ध यानी मारपीट या शस्त्रों से युद्ध नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे देशों के, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध या उसमें जो आमने सामने वाले दो पक्ष, दो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, उनके अंदर अभी भी दुश्मन राष्ट्रों के प्रति ईर्ष्या मतभेद जो है वो मन में रहते और उसके कारण वो एक दूसरे के साथ अन्याय भेदभाव करते, तो वो शीत युद्ध है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसी महासत्ताओं से विश्व का नेतृत्व अमेरिका और रूस ने लिया। पहले हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड महासत्ता थी, क्योंकि अमेरिका तो कोई विश्व दोनों में से किसी में नहीं जुड़ा था, उसको छेड़ा गया तभी वो दोनों विश्व युद्ध में जुड़ा था। तो उस समय फ्रांस और जर्मनी वगैरह का ज़्यादा ये था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध पूरा हुआ तभी विश्व का नेतृत्व वो अमेरिका और रूस ने लिया। तो युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका एक साथ रहे थे। हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, अमेरिका एक साथ में लड़े, परंतु युद्ध पूरा होते के बाद रूस की शासन पद्धति की विचारधारा भिन्न थी और अमेरिका की भी शासन पद्धति की विचारधारा भिन्न थी, यानी अमेरिका लोकतंत्रात्मक देश है जबकि रूस समाजवादी विचारधारा वाला राष्ट्र है, यानी पूरा लोकतंत्रात्मक देश, यानी हमारा भारत देश भी है कि वो लोगों के लिए लोगों द्वारा चलने वाला राष्ट्र है, तो अमेरिका है। और रूस की विचारधारा समाजवादी है, चीन की भी समाजवादी है, यानी उसका जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वही सारे डिसीजन लेता है और पूरे देश के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वो सारे फैसले लेता है। तो वो समाजवादी विचारधारा रूस की थी। अभी युद्ध के बाद के समय में ये दोनों सत्ताएं विश्व की राजनीति के केंद्र स्थान में रहकर दोनों विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयास करने लगे। अभी दोनों की शासन पद्धति की जो विचारधारा अलग होने के कारण दोनों अलग अलग रहकर वो विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते थे।
और उस समय में के दौरान विश्व में 2 सत्ता गुट और सैन्य गुट में विभाजित हो गया। सत्ता के 2 ध्रुव अमेरिका और रूस, और उसका केंद्रीकरण हुआ उस समय में द्विमुखी विश्व व्यवस्था अवधि के रूप में जाना जाता है। यानी एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। अभी उसमें विश्व के जो सारे देश है, जो राष्ट्रों को अपना लाभ है, अपनी विचारधारा है, उसके अनुसार कई राष्ट्र अमेरिका के साथ जुड़े और कई राष्ट्र रूस के साथ जुड़े। और विश्व युद्ध के बाद इन 2 महासत्ताओं के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण न रहे। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के दुश्मन बन गए और दोनों गुटों के बीच असंतोष का वातावरण निर्मित हुआ और सत्ता के लिए खींचतान, अत्यंत तंग परिस्थिति का निर्माण होने के कारण इस अवधि को शीत युद्ध की अवधि के रूप में पहचाना जाता है। अंडरलाइन करना कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध की परिस्थिति तो आपको ये चीज़ बतानी है कि अमेरिका और रूस 2 गुट बन जाते हैं और दोनों के बीच जो तनाव की परिस्थिति है, असंतोष का जो वातावरण है और ऐसी जो परिस्थिति का जो निर्माण हुआ, वो समय को शीत युद्ध का समय के रूप में पहचाना जाता है। अभी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद विश्व के मुख्य शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच सत्ता संबंधों में परिवर्तन हुए और नाजीवादी जर्मनी और फांसीवादी इटली के विरुद्ध मित्र देशों के रूप में लड़े और विजयी हुए अमेरिका और रूस दोनों विरोधी सत्ता गुट सैन्य गुट बन गए। ये दोनों विरोधी सत्ता गुट का एक सैन्य गुट बनाया और दोनों शक्तिशाली राष्ट्र बने और उनके बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। अभी ब्रिटेन और फ्रांस की जो विजय हुई तो परंतु युद्ध में हुए भयंकर नुकसान के कारण दोनों महासत्ता के रूप में अपना स्थान खो बैठे। ये दोनों ने, ब्रिटेन और फ्रांस ने, वो मित्र राष्ट्र के रूप में विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन उनकी जान हानि, माल हानि, इतना नुकसान हुआ था कि उसके कारण वो महासत्ता के रूप में अपना स्थान नहीं बना पाए और युद्ध में हार गए थे जर्मनी, इटली और जापान। उनका आर्थिक और राजनीतिक और सैन्य सभी तरह से बर्बाद हो गया था। और जो हमने देखा था कि द्वितीय युद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान के 2 हिरोशिमा, नागासाकी पर जो अणुबम फेंका था, उसके कारण उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। और युद्ध के पिछले दौर के दौरान सोवियत यूनियन रूस ने जर्मनी के पूर्व भाग में और अन्य यूरोप के देश है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अल्बेनिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया है और बाल्टिक राज्यों पर सैन्य अधिकार जमा लिया। तो इस तरह इन देशों में साम्यवादी दलों को सत्ता सौंपी गई। यानी रूस ने जो है वो ये सारे देशों पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा का सैन्य बना जिससे इन पर रूस का वर्चस्व रहा। जो हमने देखा बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड, हंगेरी वगैरह पर रूस का वर्चस्व रहा, यानी वो सारे राष्ट्र रूस में मिल गए। और उस समय के दरमियान रूस ने अणु परीक्षण 1949 में करके एकमात्र अणुबम रखने वाली प्रभावशाली प्रभुत्व वाली सत्ता अमेरिका को चुनौती दी। सबसे पहले जो अणु परीक्षण है वो रूस ने किया 1949 में। और पश्चिम यूरोप के जिन देशों को ब्रिटिश अमेरिकी दलों ने मुक्त किया था, यानी पश्चिम यूरोप के देश है तो जो उसमें आएगा जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह जो देश है, इंग्लैंड वगैरह, तो अमेरिका ने कई देशों को मुक्त भी कर दिया और वहाँ धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक शासन प्रथा स्थापित हुई। ओके, थैंक यू।